हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा विश्वास है आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, द डेली फाइल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है जिसका 4-5 साल से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। ऐसी कोई किताब, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसका हमने अक्षर अक्षर घोट के नहीं पी लिया। और मैं इसीलिए एक लोग अलग अलग तरह की पब्लिक सर्विस करते हैं, चैरिटी करते हैं, फिलैंथ्रफी करते हैं, पर मुझे लगता है कि ये जो रिसर्च हमारा है, जो हमारा इतिहास है, जो कोई ये पढ़ाता नहीं सत्य इतिहास, उसकी कहानी अगर मैं आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा सकूं, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो शायद यही एक बहुत पुण्य का काम होगा। इसलिए ये कहानियां मैं आपके सामने ला रहा हूं, ताकि आप अगर जानते भी हों तो आपके बच्चों को स्कूल में तो कोई पढ़ाएगा नहीं। मैं बंगाल पे फोकस कर रहा हूं। मैं बंगाल की जो कम्युनल वायलेंस और जो पॉलिटिकल वायलेंस है उसमें घुसने की कोशिश कर रहा हूं, और इसीलिए आज मैं आपको इस एपिसोड में एक एक महिला की कहानी सुनाना चाहता हूं जिनका नाम था इला मित्रा। दोस्तों, आपने रिसेंटली आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो एक वहाँ की डॉक्टर का जो रेप हुआ था और उसको लेके जो प्रोटेस्ट हुए थे उसके बारे में आपने, मेरी उम्मीद है, सोचा होगा। पर कभी ये सोचने की कोशिश की है कि जो रेप का कल्चर है, औरतों के अगेंस्ट क्राइम, उनके एक्सप्लॉइटेशन का, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का जो कल्चर है, ये कहाँ से चला आ रहा है? ये चला आ रहा है पार्टीशन के पहले से। ये जितने भी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं उसमें हिंदू औरतों के अगेंस्ट रेप को एज अ पॉलिटिकल वेपन यूज़ किया गया है। इसीलिए मैं आपको इला मित्रा की ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। इला मित्रा जो एक निडर क्रांतिकारी ही नहीं थी बल्कि एक एथलीट थी। और टेभागा मूवमेंट, अगर आप नहीं जानते हो तो एक बड़ा फेमस मूवमेंट है जिसका नाम टेभागा मूवमेंट है, उसकी लीडर थी। उनकी ज़िंदगी साहस, बलिदान और संघर्ष की ऐसी कहानी है जो आज भी प्रेरित करती है। इला मित्रा का जन्म 18 अक्टूबर 1925 को ईस्ट बंगाल के जेसोर डिस्ट्रिक्ट के बागुतिया गांव में एक साधारण मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। 1930 में इला एक चैंपियन एथलीट थी और उन्हें 1940 के ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना गया था। उन्होंने 1944 में कलकत्ता से बंगाली लिटरेचर में बीए किया और 1958 में मास्टर्स पूरा किया। मगर एमए कंप्लीट करने में उन्हें इतना समय क्यों लगा? यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इला की शादी 1944 में रमेंद्र नाथ मित्रा के साथ हुई, जो एक कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजर थे। शादी के बाद इला के पति उन्हें कम्युनिस्ट मूवमेंट में अपनी इन्वॉल्वमेंट जारी रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया करते थे। 1946 में जब बिहार और बंगाल में दंगे भड़क उठे, तब इला जी ने नोआखली में सीपीआई के साथ शामिल होकर महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के साथ यात्रा की और रिहैबिलिटेशन में उन्होंने मदद भी करी। 1948 में बंगाल के पार्टीशन के बाद इला मित्रा, जो तब प्रेग्नेंट थी, उन्हें पाकिस्तान में कम्युनिस्ट रिप्रेशन के कारण अंडरग्राउंड होना पड़ा। पाकिस्तान मतलब ईस्ट बंगाल, जिसको हम बोलते बोलते हैं, या जो बांग्लादेश है आज। वो अपने बेटे मोहन को जन्म देने के लिए कलकत्ता गई और उसे वेस्ट बंगाल में अपनी सास के पास छोड़ दिया। इसके बाद इला अपने पति के साथ मिलकर पेजेंट मूवमेंट को लीड करने के लिए वापस नाचोल वापस आई। ये मूवमेंट इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जोतदार, जो एक धनी किसान जिनके पास खूब सारी ज़मीन हुआ करती थी और लोकल ट्रेड्स और कॉमर्स पर भी उन्हीं का कंट्रोल हुआ करता था, वो फसल के 2/3 हिस्से को अपने पास रख लिया करते थे, जिससे केवल 1/3 हिस्सा कल्टीवेटर्स के लिए बचता था। टेभागा मूवमेंट, जिसका नेतृत्व इला मित्रा ने किया, उसका उद्देश्य जोतदार के सिस्टम को चेंज करना था, जिसमें कल्टीवेटर्स के लिए 2/3 और लेबर्स के लिए बेहतर वेजेस की मांग की गई। पुलिस से छुपते बचते वो गांव गांव जाकर किसानों से मिला करती थीं, उन्हें संगठित करती थीं और उनके हक के लिए लड़ने के लिए लोगों को मोटिवेट भी करती थीं। एक नारा था, आधी नोई टिभागा चोई। आधी नोई टिभागा चोई के नारे लगाती थीं, जिसका मतलब है आधा नहीं, 2/3 चाहिए। और इसी कारण इस मूवमेंट का नाम टेभागा मूवमेंट पड़ा। उनकी इन एफर्ट्स के कारण उन्हें वहाँ के लोगों ने रानी माँ का टाइटल दिया।
और इसी कारण सरकार और पुलिस का ध्यान इला के ऊपर पड़ गया। हालांकि यह मूवमेंट शांतिपूर्ण था, पर सरकार और जमींदारों ने इसे एक अवैध विद्रोह के रूप में देखा। जवाब में जमींदारों ने पुलिस के समर्थन से एक ऑपरेसिव कार्रवाई करवाई। आर्म्ड पुलिस और सेना ने जनवरी में नाचोल पर हमला कर दिया और कई गांवों को जला दिया गया और सैकड़ों किसानों को मार डाला गया। दोस्तों, इस भयानक हमले के बाद उन्होंने नेताओं की तलाश की। जहां हजारों हिंदू, संतल और मुस्लिम किसान रेजिस्ट करते रहे, लेकिन उन्हें ओवर पार कर दिया गया। इला को इंसिस्ट किया गया कि उन्हें सीमा के दूसरी तरफ चले जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए जाने से इनकार कर दिया कि जब तक उनके सभी साथी सुरक्षित नहीं हो जाते तब तक वो नहीं जाएंगी। फिर वो दिन आया जिसका इला मित्रा को भी इंतजार था। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कस्टडी में उन्हें ब्रूटल टॉर्चर, मैं आपको आगे सुनाऊंगा, एक ऐसे टॉर्चर का सामना करना पड़ा जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। उन्हें इस बात के लिए मजबूर किया गया कि वो स्वीकार करें कि उन्होंने सिपाहियों और एक एएसआई ऑफिसर की हत्या की है, जो सरासर झूठ था, और किसानों को जमींदारों के खिलाफ भड़काया है। उनकी एक गवाही में उन्होंने इन टॉर्चर्स का विवरण करते हुए ये बताया। उन्होंने कहा, मुझे खाना नहीं दिया गया, ना ही पानी का एक बूंद। उसी दिन शाम को सिपाही मेरे सिर पर अपनी राइफल के पिछले हिस्से से मारने लगे। एसआई की प्रेजेंस में मेरी नाक से खून बह रहा था, और बाद में सेल के अंदर एसआई ने सिपाहीस को 4 गरम अंडे लाने के लिए कहा और बोला, अब ये बात करेगी। आप भी सोच रहे होंगे अंडे क्यों? सुनिए इला जी का खुद का बयान। फिर 4 या 5 सिपाहियों ने मुझे पीठ के बल लिटा दिया और एक ने मेरे निजी अंग में एक गर्म अंडा डाल दिया। मेरे प्राइवेट पार्ट में एक गर्म अंडा डाल दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे आग से जला दिया जा रहा हो और मैं बेहोश हो गई। जब मैं 9 तारीख की सुबह होश में आई तो एसआई और कुछ सिपाहियों ने मेरे सेल में आए और मेरे पेट पर अपने जूते से लात मारी। इसके बाद एक कील मेरी दाहिनी एड़ी में चुभा दी गई। मैं आधी बेहोशी में थी और मैंने सुना कि एसआई बुदबुदा रहा था, हम रात में फिर आएंगे और अगर तुम कबूल नहीं करोगी तो एक एक करके सारे सिपाही तुम्हारे साथ बलात्कार करेंगे। रात के अंधेरे में एसआई और उसके सिपाही वापस आए और ये धमकी फिर से दोहराई गई, लेकिन जब मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा तो 3 या 4 लोगों ने मुझे पकड़ा और एक सिपाही ने मेरा बलात्कार करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक वो ऐसा करते रहे। थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो गई। अगले दिन 10 जनवरी 1950 को जब मैं फिर से होश में आई तो मैंने पाया मेरा बहुत खून बह चुका था, मेरे कपड़े खून से लथपथ थे और ऐसी ही स्थिति में मुझे नाचोल से नवाबगंज ले जाया गया। दोस्तों, उन्हें अनलॉफुल असेंबली का नेतृत्व करने के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे दी गई। जेल में उनकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ी जो पुलिस कस्टडी में उनके साथ टॉर्चर और रेप के कारण हुई और वे राजशाही सेंट्रल जेल में मेंटल और फिजिकल ब्रेकडाउन का सामना करने लगी। इला मित्रा की शक्ति और साहस की कहानियाँ देश भर में फैल गईं। जब इला मित्रा की हालत राजशाही जेल में और बिगड़ी तो उन्हें ढाका सेंट्रल जेल और फिर 1953 में ढाका मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां वो लगभग मृत्यु के कगार पर थी। उनकी स्थिति ने एक वाइड स्प्रेड कंसर्न क्रिएट किया, जिससे ईस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली और मौलाना भसनी ने उनकी रिहाई की मांग की। 1954 यानी 1954 के मिड जून में उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अंततः कलकत्ता जाने के लिए पेरोल ग्रांट किया गया और इस तरह से वो पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश है, वहाँ से भारत लाई गई। कलकत्ता में अपने ट्रीटमेंट के दौरान उन्होंने न केवल अपनी शारीरिक सेहत को सुधारा बल्कि 1958 में बंगाली लिटरेचर में एमए की डिग्री भी पूरी की। अब आपको समझ में आया बी और एमए के बीच में इतना अंतर क्यों था। इसके बाद वो कलकत्ता सिटी कॉलेज में प्रोफेसर बनी
और 1967 और 78 के बीच वेस्ट बंगाल असेंबली के लिए 4 बार इलेक्ट होकर आई। लेकिन इला मित्रा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद, मतलब जब ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा और स्वतंत्र बांग्लादेश बन गया, तो उन्हें टीचर्स कॉन्फ्रेंस के लिए 1972 और फिर 1974 में बांग्लादेश बुलाया गया, जहां उन्होंने एक नेशनल हीरो की तरह सम्मानित किया गया। बंगबंधु, जो शेख मुजीबुर रहमान का टाइटल था, मुजीबुर रहमान ने उन्हें बांग्लादेश का नागरिक बनाने की योजना बनाई थी। लेकिन इससे पहले कि ये हो पाता, शेख मुजीब की हत्या हो गई। 2002 में इला मित्रा का भी निधन हो गया। लेकिन उनका जीवन इतना तो ज़रूर सिखाता है कि न्याय के लिए लड़ी हुई लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। इला मित्रा ने एक ऐसे समय में अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई जब महिलाओं का संघर्ष और बलिदान अक्सर अनदेखा कर दिया जाता था। ऐसे वक्त में इला मित्रा ने जो हिम्मत दिखाई, आज हम इला मित्रा जी को याद करते हैं एक ऐसी महिला के रूप में जिन्होंने न केवल किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि अपने जीवन में अकल्पनीय कष्टों को झेल कर भी कभी हार नहीं मानी। और दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आज फिर एक ऐसा वक्त आ गया है, हमारे जवान युवा जो हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, उन लोगों को भी एक ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो कुरीतियां हैं, जो हमारे यहाँ जितने भी एक सिकनेस, एक इलनेस जो सोसाइटी में आ जाती है, आज हमको उन सामाजिक सिकनेस से लड़ाई लड़ने की बहुत सख्त आवश्यकता है, बशर्ते हम कभी हार ना माने। तो आप सबका स्वागत है। हम तो देखिए फिल्म बनाते हैं, अपनी फिल्म, कविता, कहानी, स्पीचेस, आर्टिकल्स के माध्यम से एक लड़ाई लड़ रहे हैं। आप में भी जो टैलेंट हो, आपके जो हुनर हो, उससे आप भी इस लड़ाई में शामिल होइए। आप नीचे रिप्लाईज़ में अपने कमेंट्स लिखिए, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। मैं भी देखूँ कि हम और आप जुड़ के, मिल के किस तरह भारत का भविष्य बदल सकते हैं। तब तक के लिए प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।